नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के जो टेस्ट कर रहे हैं उसी में आज पार्ट 4 है और ये वीडियो लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग फिर दूसरा टेस्ट शुरू करेंगे। तो जो ये वीडियो समझिए कि यूपीपीसीएस, आरओ और बीपीएससी, यूकेपीएससी जो अभी प्रीलिम होने वाले हैं तो उसके लिए कारगर साबित होगा। तो जीएस सब में कॉमन आता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। ये 91 नंबर प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। आप लोग ये जरूर ध्यान दिया करिए कि कौन से सही हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया था। दूसरा है कि समुद्रगुप्त ने धरणी बंद पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। ये दोनों कथन क्या है, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को चलवाया था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, कौन से सही है, तो ये दोनों सही हैं। तो 91 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मौर्य काल के बारे में जान लेते हैं। मौर्य काल में और मौर्य साम्राज्य का या मौर्य काल का स्थापना किसने किया था ये भी जान लेते हैं। तो इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। ठीक है, और देखा है तो इनका जन्म कब होता है, तो 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में लगभग होता है। और बता दें कि जो मौर्य शासक हुए कौन कौन से हुए ये भी देख लेते हैं। तो मौर्य शासक में कौन कौन हुए ये भी देख लेते हैं। ये बहुत ही समझिए कि महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, इसे प्रश्न बनता ही है। तो मौर्य शासक कौन कौन थे तो देख लेते हैं। पहला जो थे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरा नाम आता है बिंदुसार का जिन्हें अमृत घात कहा जाता है। ठीक है, तीसरे जो थे वो क्या नाम है उनका, अशोक का। तो अशोक से बहुत ही प्रश्न बनता है। तीसरे कौन थे, तो तीसरे नंबर के जो अशोक थे, कौन थे, अशोक थे। फिर चौथा दशरथ थे, दशरथ का नाम आता है, चौथे दशरथ थे। पांचवे का क्या नाम है, तो पांचवे का संप्रति नाम है। क्या है, संप्रति। पांचवे का नाम संप्रति है। वही छवें कौन थे, तो शालीसुख। छवें कौन थे, तो शालीसुख का नाम आता है। और सातवें कौन थे, देववर्मन थे। और आठवें कौन थे, तो शतधन्वन थे। ठीक है, नौवें कौन थे, तो बृहदत्त थे। तो देखा जाए तो मौर्य काल में कुल 9 शासक हुए और जो अंतिम जो थे बृहदत्त थे। ठीक है, और मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, तो आप लोगों को बता दें चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और जो है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, तो ये सेंडकोटस कहा था। और एक चीज़ और बता दें कि जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी कब मृत्यु हुई थी, तो ये क्या किए थे, तो अंतिम दिनों में यही पूछ लेता है। तो अंतिम दिनों में ये क्या किए, तो जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्य बन गए थे। ठीक है, शिष्यत्व ग्रहण कर लिए थे और भद्रबाहु के साथ ये कहाँ चले गए, तो ये स्वर्णबिलगोला चले गए थे। वहीं पे क्या किए, तो 298 ईसा पूर्व के लगभग ये सलेखना द्वारा शरीर को त्याग दिए थे। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि सलेखना पद्धति क्या है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 92 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूतमंडल चीन भेजा था। तो ए है राजेंद्र प्रथम, बी है कुलोतुंग प्रथम, सी है राजाराज प्रथम, डी है परांतक प्रथम। तो आप लोग धैर्य बनाइएगा चूँकि वीडियो लंबा रहेगा और ये समझिए कि आप लोगों का हर एक फैक्ट रिवीजन हो जाएगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे और जो भी फैक्ट आते होंगे वो आपको एक जगह रिवीजन मिल जाएगा। आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्ट बता दिया जाएगा। तो रिवीजन के लिए भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूतमंडल चीन भेजा था। तो ए है राजेंद्र प्रथम, बी है कुलोतुंग प्रथम, सी है राजाराज प्रथम, डी है परांतक प्रथम। तो किसने भेजा था, तो चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने किसने भेजा था, तो चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया था, तो 72 व्यापारियों का एक दूतमंडल चीन भेजा था। तो हम लोग जानते हैं कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे ये भी जान लेते हैं। तो ये कौन थे, विजयालय थे। कौन थे, तो विजयालय थे। विजयालय का नाम आता है। और इनकी राजधानी भी पूछ लेता है, चोल वंश की राजधानी क्या थी। तो ये भी बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, ये पूछता है क्या था, तो तंजौर था। ठीक है, चोल वंश जो था उसकी राजधानी क्या थी, तो तंजौर थी। और इसमें एक फेमस जो है कि शासक था क्या, विजयालय। क्या नाम था इसका, तो विजयालय था। तो विजयालय क्या था, तो ये नर केसरी की उपाधि धारण किया था। ये नर केसरी की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, और इसमें देखा है तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार देखा है तो किसके काल में हुआ था, तो ये राजेंद्र प्रथम के काल में क्या हुआ था, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, और ये क्या किया था, तो ये महिपाल को, जो महिपाल था, ठीक है, पाल वंश का जो महिपाल था उसको क्या किया था, तो ये हरा दिया था। और तभी से इसने क्या किया, तो राजेंद्र प्रथम ने, ये भी पूछ लेता है कि किसने गगन कोल चोल की उपाधि धारण किया था। तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो ये क्या किया था, तो ये महिपाल को हरा दिया था। उसके बाद से हराने के बाद इसने
किसका तो गगन चोल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है आगे 93 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो 93 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो देखिए क्या दिया है, एक और ग्रंथ दिया है, एक और लेखक दिया है। तो इसमें क्या देखना है, तो इसमें कौन से ग्रंथ को किसने लिखा है ये देखना है। तो ये विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया था, तो इसने किया था, तो ये बिल्हड़ ने किया था। किसने किया, तो बिल्हड़ ने किया था। रसमाला ये जो है कि अभी पेपर में आया था, ये प्रश्न आता रहता है। तो समझिए कि ग्रंथ और लेखक से एक प्रश्न हमेशा से बनता है। तो रसमाला किसने लिखा है, तो सोमेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है, तो सोमेश्वर ने लिखा है। और माध्यमिक सूत्र किसने लिखा है, तो ये नागार्जुन ने लिखे हैं। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखे हैं। बृहद कथा मंजरी तो ये क्षेमेंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है, तो क्षेमेंद्र ने लिखा है। तो क्या हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, तो 93 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 93 नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। किसके नाम पर रखा था, तो देख लेते हैं। ए दिया है देवगिरी, बी दिया है मालवा, सी दिया है चित्तौड़, डी दिया है तेलंगाना। तो बता दें अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजय का अभियान के बाद से, तो जब ये चित्तौड़ का अभियान जीत लेते हैं, ठीक है, चित्तौड़ का अभियान जीत लेते हैं, तो इसके नाम पर क्या किया, तो खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। ठीक है, ये और बता दें कि मेवाड़ की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। और वहाँ का राजा कौन था, तो राणा रतन सिंह था। और अलाउद्दीन उस समय किस समय आक्रमण किया, तो 1303 ईस्वी के लगभग इसने आक्रमण किया था। और उसने क्या किया, तो चित्तौड़ के नाम पर ही अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज्र को क्या किया, तो ये दिल्ली को सौंप दिया था। ठीक है, तो किसके नाम पर, तो ये चित्तौड़ के जब विजय हो गया था तो ये क्या किया था, तो ये अपने पुत्र का खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। तो हम लोग थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। तो ये बता दें, देखा है तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था और कौन कौन इसमें शासक हुए। तो बता दें जो है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। किसने किया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और देखा है तो इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या काम किए थे, तो ये भी बता दें। जमैयत खाना मस्जिद कौन कौन सा, तो जमैयत खाना मस्जिद। अलाई दरवाज़ा कौन कौन सा, तो जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा। सीरी का किला, 1000 खंबा महल किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। आगे कि 95 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था। क्या है, लज्जत ए सिकंदर शाही, फरंगे सिकंदर आही। सी दिया है अबवाव ए सिकंदर शाही, डी दिया है गजे सिकंदरी। तो बता दें क्या होगा इसका, तो जो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था वो किस नाम से था, तो फरंगे सिकंदरी के नाम से था। क्या था, फरंगे सिकंदरी के नाम से था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 95 का बी हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी था जो था वो क्या करता था, तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है। और ये किस वंश था, तो लोदी वंश से था। ये सिकंदर लोदी था जो क्या करता था, तो सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं को लिखता था। ठीक है, उसी के नाम पर क्या है, तो लज्जत सिकंदरी है, सिकंदर शाही है। ठीक है, इसने किसने रचना किया था, तो ये भी सिकंदर लोदी ने किया था। और ये क्या है, देखा है तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था, तो सिकंदर लोदी ने पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो ए मसाहत दिया है, बी बटाई दिया है, सी मुक्ताई दिया है। क्या दिया है, डी का तो कयास दिया है। तो बता दें तो सल्तनत काल में लगान निर्धारण का जो मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो इसको मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा, मुक्ताई कहा जाता था। तो 96 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी। तो ए दिया है अल्लोपनिषद, बी दिया है रजमनामा, सी दिया है तजक ए तुजुक और डी क्या दिया है मुजामुल बुल्दान। तो बता दें अकबर ने इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए किस ग्रंथ की रचना करवाई थी। तो किसने करवाया था, तो अल्लोपनिषद की
ग्रंथ की रचना किया था, किसका? तो अलोपनिषद का। किससे करवाया था? तो फैजी से करवाया था। कौन था? तो उसकी रचना कौन किया था? तो इसका फैजी था। जो फैजी ने क्या लिखा था? तो अलोपनिषद लिखा था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो ए फैजी दिया है, बी अबुल फजल दिया है, सी बदायूनी दिया है, डी अब्दुल बकी दिया है। तो बता दें मुगल सम्राट अकबर द्वारा किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो फैजी के अध्यक्षता में क्या किया गया था? अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न क्या? लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन क्या है? तो असत्य है। ए है शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग लगता है। बी है यह शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। सी है जंग लगने में बना पदार्थ फेरो सल्फ्यूरिक का ऑक्साइड कहलाता है। डी है लोहे के जस्तीकृत करके जंगल से बचाया जाता है। तो बता दें क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा असत्य देखना है, कौन सा कथन गलत दिया हुआ है ये देखना है। तो क्या है? शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग लगता है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। यह शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बिल्कुल सही है। जंग लगने से में बना पदार्थ फेरोसल्फ्यूरिक ऑक्साइड कहलाता है, भी बिल्कुल सही दिया है। लोहे के जस्तीकृत करके क्या किया? तो जंग से बचाया जाता है। तो देखिए लोहा जो है कि क्या होता है? तो लोहा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और आर्द्र हवा के संपर्क में आने से क्या होता है? तो इस पर क्या होता है? तो जंग लग जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? शुष्क एवं आर्द्र दोनों दिया है। तो अभी हमने बताया क्या बताया? तो कि क्या करता है? तो लोहा जो है कि लोहा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वही बल्कि जब आर्द्र हवा रहती है तो उसके संपर्क में आने से क्या होता है? तो लोहे पर जंग लग जाता है। तो इसलिए क्या है? ये इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग जरूर प्रश्न जब पढ़िए तो देख लीजिए सही नहीं है या सही क्या दिया हुआ है। तो क्या है देखिए, एक और क्या है? नगर है, एक और उद्योग है, किस लिए फेमस है? तो ब्रेडफोर्ड क्या दिया है? लोकोमोटिव दिया है। स्टॉकहोम जलपोत निर्माण दिया है। ओटावा क्या दिया है? तो कागज उद्योग दिया है। सेंटियागो क्या दिया है? तो शराब उद्योग दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो बता दें 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 का ए हो जाएगा। बाकी क्या है? स्टॉकहोम ये जलपोत निर्माण होता है, बिल्कुल सही दिया है। ओटावा ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। सेंटियागो क्या है? तो शराब उद्योग के लिए फेमस है। वही ब्रेडफोर्ड जो शहर है ये कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में है। ब्रेडफोर्ड शहर जो है कि इंग्लैंड में है। वो किसके लिए है? तो ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग एक बार विश्व के प्रमुख औद्योगिक हैं नगर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ओसाका ये कहाँ पर है? जापान में है। ये कहाँ पर है? तो जापान में। ये किसके लिए फेमस है? तो लोहा इस्पात और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। वही नगोया भी कहाँ पर है? तो नगोया भी जापान में है। ये किसके लिए है? तो नगोया भी सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए। नगोया किसके लिए? तो सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए। हवाना किसके लिए? तो हवाना सिगार के लिए। किसके लिए? तो हवाना सिगार के लिए फेमस है। ठीक है। वही ढाका जो बांग्लादेश में है, किसके लिए है? तो कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? तो कालीन उद्योग के लिए। और कौन सा है? तो कोबे कहाँ पर है? तो कोबे में क्या किसके लिए फेमस है? तो लोहा इस्पात के लिए। वही वेलिंगटन किसके लिए है? तो वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वेलिंगटन कहाँ पर है। बेलफास्ट एक आम नाम है कि बेलफास्ट किसके लिए? तो जहाज निर्माण के लिए। किसके लिए? तो जहाज निर्माण के लिए। वही एंसन ये कहाँ पर है? तो एंसन जर्मनी में है। किसके लिए? तो ये लोहा इस्पात के लिए। किसके लिए है? ये लोहा इस्पात के लिए। फिर लॉस एंजल्स का नाम आता है। तो लॉस एंजल्स किसके लिए फेमस है? तो ये फिल्म पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? तो फिल्म और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। फिर बता दें क्या है? लियोन्स कहाँ पर? तो लियोन्स भी फ्रांस में है। लियोन्स किसके लिए फेमस है? तो ये सिल्क उद्योग के लिए। किसके लिए? तो सिल्क उद्योग के लिए। फिर वेनिस किसके लिए? तो वेनिस कांच उद्योग के लिए। वेनिस किसके लिए है? तो कांच उद्योग के लिए। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है? बर्मिंघम किसके लिए? तो लोहा इस्पात के लिए। बर्मिंघम किसके लिए? तो लोहा इस्पात के लिए। मिलान है। मिलान किसके लिए? तो सिल्क उद्योग के लिए। प्लेमाउथ किसके लिए? तो जहाज निर्माण के लिए। प्लेमाउथ किसके लिए? तो जहाज निर्माण के लिए। ठीक है। और डेट्रायट किसके लिए? तो डेट्रायट ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्रायट किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मिलान किसके लिए? तो सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। और म्यूनिक क्या होता है? म्यूनिक किसके लिए? तो लेंस निर्माण के लिए। म्यूनिक कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ पर है म्यूनिक? तो जर्मनी में है। किसके लिए है? तो लेंस निर्माण के लिए। फिर चेलियाबिंस्क ये किसके लिए फेमस है? तो लोहा इस्पात के लिए। कंसांस किसके लिए? तो कंसांस मांस उद्योग के लिए। मुल्तान किसके लिए? तो मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए। किसके लिए? तो मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए।
किसके लिए, तो वायुयान निर्माण के लिए। व्लादिवोस्टोक किसके लिए, तो व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए। किसके लिए, तो व्लादिवोस्टोक किसके लिए, तो जहाज निर्माण के लिए। ग्लासगो भी किसके लिए, तो जहाज निर्माण के लिए। ग्लासगो भी जहाज निर्माण के लिए। क्यूब किसके लिए, तो क्यूब भी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग का नाम आता है तो पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात के लिए। किसके लिए, तो पिट्सबर्ग आपका लोहा और इस्पात के लिए। और फिलाडेल्फिया किसके लिए, तो फिलाडेल्फिया भी लोकोमोटिव के लिए। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। मैनचेस्टर किसके लिए, तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। हॉलीवुड किसके लिए, तो हॉलीवुड लॉस एंजल्स में है, ये किसके लिए, तो फिल्म उद्योग के लिए। तो हम लोग क्या देखें, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग देखें। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न क्या है कि मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण है क्या है, ऋण का सीमांकन, नैतिक दबाव, डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण देखें तो क्या क्या होते हैं, तो ऋण का सीमांकन होता है। क्या होता है, ऋण का सीमांकन होता है, इसमें आएगा उपकरण में। नैतिक दबाव है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा 101 का बी हो जाएगा। बता दें कि मौद्रिक नीति में तो गुणात्मक उपकरण में क्या क्या आ जाएंगे, तो बैंक दर है, ठीक है, बैंक दर है। फिर रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, OMO है, MSF है, आरक्षी अनुपात है। ये क्या है, तो ये मात्रात्मक उपकरण है। कौन से है, तो मात्रात्मक उपकरण है। ये सब क्या है, तो मात्रात्मक उपकरण है। वही गुणात्मक उपकरण में देखा है तो क्या क्या है, गुणात्मक उपकरण में प्राथमिकता है, क्या है, गुणात्मक में प्राथमिकता है, क्षेत्र है, ऋण है, नैतिक दबाव है और डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मौद्रिक नीति में क्या क्या होते हैं, तो मात्रात्मक उपकरण होते हैं, गुणात्मक उपकरण होते हैं। तो मात्रात्मक में क्या हो जाएंगे, तो मात्रात्मक में बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो मौद्रिक नीति ये मात्रात्मक उपकरण है। वही गुणात्मक में क्या क्या आ जाएंगे, तो प्राथमिकता क्षेत्र है, ठीक है, ऋण है, नैतिक है, दबाव है, डिस्क्रिमिनेटरी ब्याज दरें हैं, ये सब क्या आ जाएंगे, तो ये सब गुणात्मक उपकरण में आ जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया। तो ए है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, बी है राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को, सी दिया है भारत के गवर्नर जनरल को और डी दिया है स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट को। तो बता दें किसको सौंप दिया, तो 102 का क्या हो जाएगा, तो इसको 102 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 102 का बी हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था इसमें क्या किया गया, तो राज्य सचिव का पद को समाप्त कर दिया गया और उसके कार्यों को क्या किया गया, तो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। तो किसके लिए, तो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव क्या किया गया, तो हस्तांतरित कर दिया गया। तो 102 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है क्या, शैवालों के विरंजन से, बी दिया है प्रवालों के पर क्लोरीन के जमने से, सी दिया है जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, डी दिया है अंटार्कटिका क्षेत्र के जैव मरुस्थल से। किसके, तो अंटार्कटिका क्षेत्र के जैव मरुस्थल से। तो एल्गल ब्लूम किससे संबंधित है, जल के सतह पर बने शैवालों की परत से। तो क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो ए कराची अधिवेशन में, बी इस्लामाबाद अधिवेशन में, सी लाहौर अधिवेशन में, डी ढाका अधिवेशन में। तो किसमें, तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, तो मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के ने क्या किया, तो स्वीकार कर लिया। किसमें, तो लाहौर, किसमें, तो लाहौर अधिवेशन में। 104 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इनिशियल पब्लिक ऑफर से तात्पर्य किसी पुरानी कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन, किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन। सी है विदेशी निवेशक द्वारा अपनी 2/3 पूंजी का निवेश। डी क्या दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। तो बता दें इनिशियल पब्लिक ऑफर से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का क्या करना, शेयर का निर्गमन करना क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर का तात्पर्य है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में क्या दिया है, तो निम्नलिखित युगों में कौन सा एक भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है। ये पंजाब, तमिलनाडु, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, केरल। तो बता दें क्या है, इसमें क्या दिखना है, तो शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो क्या पंजाब और क्या हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु। क्योंकि बता दें कि उत्तर पूर्वी मानसून से, बता दें उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर कितना बारिश होता है, तो 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। वही उत्तर पश्चिमी भारत में बता दें शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होता है, जिसमें क्या है पंजाब भी जिसमें सम्मिलित है। तो 106 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
107 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपीरियर झील क्या है? उपरोक्त में से कौन सी झीलें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती हैं? तो ये क्या दिया है, सुपीरियर झील, फिर मिशिगन झील, फिर तीसरा दिया है ओंटेरियो झील, चौथा दिया है ईरी झील। तो क्या हो जाएगा बता दें। तो 107 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 107 का बी हो जाएगा, क्योंकि सुपीरियर झील, ओंटेरियो झील और ईरी झील क्या करती हैं, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती हैं। तो कौन कौन सी झीलें हैं, तो सुपीरियर झील हो गया, फिर ह्यूरॉन झील भी नाम आता है, ईरी है, ओंटेरियो झील है। ये क्या करती हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को बनाती हैं। जबकि मिशिगन जो झील है, मिशिगन झील बता दें कि मिशिगन झील क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। तो मिशिगन झील कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। तो थोड़ा सा हम लोग झील को देख लेते हैं। ये आपका उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ये उत्तर अमेरिका का हिस्सा है। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो कौन सा है, ग्रेट बियर झील है, सबसे पहले ग्रेट बियर झील है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे तो ग्रेट स्लेव झील है, यहाँ पर क्या है, ग्रेट स्लेव झील है। फिर बता दें यहाँ पे कौन सा झील है, तो अथवास्का झील है, ठीक है। फिर कौन सा झील है, तो आपका रेंडियर झील यहाँ पे है, चौथे नंबर पे रेंडियर झील है, रेंडियर झील है। फिर कौन सी झील है, पाँचवें पे तो विनिपेग है, कौन सी है, तो विनिपेग है, ठीक है। और छवें पे देखें तो कौन सी झील है, तो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। फिर सातवें पे कौन सा, तो ह्यूरॉन झील है, ह्यूरॉन झील का नाम आता है सातवें पे। और आठवां कौन सा है, तो आठवां ओंटेरियो झील है। और यहीं पे नौवां कौन सी झील है, तो ये ईरी झील है। और फिर एक 10वें नंबर कौन सा झील है, तो मिशिगन झील है, ठीक है। तो ये उत्तर अमेरिका के बताया हमने। फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सी झीलें हैं उत्तर अमेरिका के पास, कौन कौन झीलें हैं। तो ये हमने सिंपल सा मैप बता दिया। ये उत्तर अमेरिका है, ये नीचे आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका में देखें तो सबसे पहले कौन सी झील है, तो ये ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर है। उसके बाद से कौन सा झील है, तो ग्रेट स्लेव है, ठीक है, ग्रेट स्लेव है। उसके बाद से अथवास्का झील है, ठीक है, अथवास्का है। उसके बाद से देखिए तो यहाँ पे रेंडियर झील है, चौथे नंबर पे रेंडियर झील है। फिर पाँचवें पे कौन सा झील, तो विनिपेग है, विनिपेग है, ठीक है, विनिपेग या ग्रेट साल्ट लेक है, इसे ग्रेट साल्ट लेक भी बोलते हैं। और छवें नंबर पे कौन सा है, तो ये छवें नंबर पे सुपीरियर झील है। फिर सातवें पे ह्यूरॉन है, सातवें पे ह्यूरॉन है। फिर बता दें आठवें नंबर पे कौन सी झील है, तो आठवें नंबर पे ओंटेरियो है। फिर ईरी है, ईरी है। फिर 10वें पे कौन सी है, तो मिशिगन है। तो मैंने जो उत्तर अमेरिका के जो जितने भी झील थे मैंने उसको रिवाइज कराया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थित है ए उड़ीसा में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी कर्नाटक में। तो विश्रामपुर कहाँ पर है, ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में। 108 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है, परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है, उसे क्या कहलाता है, तो ए परभक्षी भोजन श्रृंखला, बी दिया है परजीवी श्रृंखला, सी दिया है मृतजीवी श्रृंखला, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है, परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर क्या होता है, तो घटता जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे परजीवी श्रृंखला कहा जाता है। उसे क्या कहा है, तो परजीवी श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक और देश है, एक और बंदरगाह है। तो ओमान में कौन सा बंदरगाह है, देखें तो ओमान में मैत्रा बंदरगाह है। ओमान में कौन सा बंदरगाह है, तो ओमान में मैत्रा बंदरगाह है। तो एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुवैत में कौन सा बंदरगाह है, तो मीना अल अहमदी है, कहाँ पर, तो कुवैत में है। जार्डन में कौन सी है, तो बंदरगाह अकाबा है। यमन में कौन सा, तो यदन है। तो क्या हो जाएगा 110 का क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 1, क्या हो जाएगा ए का 2 बी का 1। तो किस में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2143, क्या हो जाएगा 2143, क्या हो जाएगा 2143। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 110 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत पांड्य वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो प्रथम शासक कौन था इसमें, ए नेडियोन दिया है, बी दिया है नेडी ज्वेलियन, सी दिया है कुटवन, डी क्या है अंदुवन। तो बता दे पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो नेडियोन था। कौन था, तो नेडियोन था। कौन था, नेडियोन था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य में कौन प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश दिया है, बी राजस्थान दिया है, सी झारखंड दिया है, डी बिहार दिया है। तो कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पर, तो राजस्थान है। कौन सा है, तो प्रथम सर्वाधिक अंतर वाला राजस्थान है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। ए टार्नेडो, बी टाइफून, सी विली विली, डी बागियो।
तो जो कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं। टाइफून कहाँ पर है, तो टाइफून चीन में आता है। बागियो कहाँ पर है, तो फिलीपींस में आता है। ऑस्ट्रेलिया, ये बिली जो है चक्रवात होते हैं ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात किसे कहते हैं बता दें, तो सकेंद्री होता है, जो सकेंद्री है समदाब रेखाओं से क्या होता है, तो घिरा क्षेत्र होता है। और जिसे केंद्र में क्या होता है, तो निम्न दाब। केंद्र से बाहर है वो क्या होता है, तो वायु दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, जिससे हवाएं क्या होती है, तो परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से क्या होती है, तो केंद्र की ओर चलने लगती हैं, परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। उसे क्या कहते हैं, तो चक्रवात कहा जाता है। और बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या होता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, चक्रवात क्या होता है, तो घड़ी की सुई की दिशा के चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। और चक्रवात कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। चक्रवात 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो शीतोष्णकटिबंधीय होता है, एक उष्णकटिबंधीय होता है। शीतोष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। और जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो अभी हम लोग देखे संयुक्त राज्य अमेरिका में, वही हरिकेन का भी नाम आता है। तो ये कहाँ पर, ये अटलांटिक महासागर में चलता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में चलता है। टाइफून अभी देखे ही हम लोग, जापान में कहाँ पर टाइफून, तो जापान में चलता है, टाइफून जापान में चलता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। पहला है हैदराबाद, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है पणजी, चौथा है बेंगलुरु। तो उसको क्या करना, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले उत्तर की ओर से तो शुरू करें, तो विशाखापट्टनम आ जाएगा। उसके बाद से हैदराबाद क्या हो जाएगा, हैदराबाद। उसके बाद से पणजी या गोवा, ये गोवा हो जाएगा पणजी। और बेंगलुरु है सबसे लास्ट में, क्या हो जाएगा, तो बेंगलुरु हो जाएगा। तो 13 क्या हो जाएगा, 1234 का हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 115 का। 115 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2134 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। देश में क्या है प्रश्न कि देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था, तो ए 1995 में, बी 2002 में, सी 1993 में, डी 1987 में। तो सेबी द्वारा प्रथम म्यूचुअल फंड देखा है तो कब पारित किया गया, तो 1993 में। क्या हो जाएगा, 16 का, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है, तो ए दिया है बेलीज, बी एल सल्वाडोर दिया है, सी ग्वाटेमाला दिया है, डी सूरीनाम दिया है। तो मध्य अमेरिकी देश कौन सा नहीं है, तो सूरीनाम क्या है, मध्य अमेरिकी देश नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 117 का, डी हो जाएगा, 117 का डी हो जाएगा। अन्य जो सभी हैं, बेलीज है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला, ये सब क्या है, तो मध्य अमेरिकी देश हैं। कौन सा नहीं है, तो सूरीनाम इसमें नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि अम्लराज में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है, तो ए दिया 2:1 में, बी दिया 1:2 में, सी दिया 3:1 में, डी दिया 1:3 में। तो क्या होता है, क्या अनुपात होता है HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, तो 3:1 होता है। 18 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में होती है, क्या होती है, तो ए वृद्धि दिया है, बी कमी दिया है, सी कभी कमी कभी वृद्धि, डी दिया है कोई प्रभाव नहीं। तो बता दें क्या होता है, तो आहार जाल में विविधता की वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में क्या होता है, तो वृद्धि होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 119 का, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो जुलाई 1982 में, बी अगस्त 1984 में, सी दिया है जुलाई 1985 में, डी दिया अगस्त 1987 में। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1982 में की गई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो निम्न पर विचार करें, आला महुआ में, ढोला आगरा, रसिया बरसाना में। तो ये क्या है, लोकगीत है। तो ये क्या है, आला महुआ में होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ढोला आगरा में, रसिया बरसाना में, तो क्या हो जाएगा 121 का, डी हो जाएगा, सही सुमेलित है। तो हम लोग एक बार यूपी के जितने भी लोकगीत हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्या है, कहाँ पे क्या गाया जाता है। तो देखिए, तो बुंदेली में हरदौल है, पवारा है, आल्हा है, ठीक है, ढिमरियाई है, चंगेलिया है, ठीक है, कुहाई है, राछरा है, दीवारी है, तकरा गीत है, सब क्या है, बुंदेली लोकगीत हैं। वही सोहर कैसी गीत है, तो सोहर है, बधाई है, सावनी है, फाग है, झूला है, कजरी है, ये सब कैसे गीत है, तो ये संस्कार गीत हैं। ये अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। कहाँ पर, तो अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं।
और वही बता दें कि जैसे झूरा है कौन कौन सा है, तो झूला है, होरी है, रसिया है, बम रसिया है, ठीक है, समाज गायन है, ये मल्हार है, वो पटका है, ये सब क्या है, आदि वज्र क्षेत्र में ये सब क्या होते हैं तो गाए जाते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि 122वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घटक वृक्क में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। तो ए कार्टेक्स दिया है, बी हाइलम दिया है, सी नेफ्रॉन दिया है, डी मेडुला दिया है। तो नेफ्रॉन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करता है, ये नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो कार्यात्मक इकाई होता है। और यह रुधिर में क्या करता है, तो रासायनिक संगठन का वास्तविक ये नियंत्रण करता है। तो कौन, नेफ्रॉन करता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। यूपी से देखिए संबंधित है। उत्तर प्रदेश का नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है चौथी योजना में, बी दिया है छठी योजना में, सी दिया है 9वीं योजना में, डी दिया है 11वीं योजना में। तो किसमें, तो उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है किसमें, तो 9वीं योजना में। कब रही है, 9वीं योजना में। तो क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना। एक तरफ क्या दिया है, तो एक तरफ क्या दिया है, तो घराना दिया है, एक तरफ कलाकार दिया है, एक और घराना एक और कलाकार। तो देख लेते हैं क्या है, तो एक और क्या दिया है, एक और घराना एक और कलाकार दिया है। तो घराना में देख लेते हैं क्या है। लखनऊ से कौन संबंधित है, लखनऊ से बीनादीन संबंधित है। तो एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगरा में, तो आगरा में कौन थे, पंडित विश्वस भरदीन थे। किराना में कौन थे, तो सवाई गंधर्व थे। अतरौली में तो कौन थे, तो रत्नाकर पई थे। क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4। और देख लेते हैं और भी जो यूपी के घराना है कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। तो उदय सिंह है, ठीक है, उदय सिंह है, पंडित सखाराम है, पंडित अयोध्या प्रसाद है। ये लोग क्या है, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। वही सादिक अली खां है, ये सारंगी वादक हैं। ये भी कहाँ से, तो ये भी लखनऊ घराना से हैं। पंडित राम बख्श, किसका नाम आता है, पंडित राम बख्श, ठीक है, पंडित राम बख्श। और गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकुम जी, ये सब किससे हैं, तो बनारस घराने से संबंधित हैं। वही महान जो है कि महान कौन, बिस्मिल्ला खां व मुमताज़ खान, ये शहनाई वादक थे। किससे संबंधित, तो बनारस घराने से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। तो प्लास घास कहाँ पाया, तो बुंदेलखंड में। क्या दिया है, शंकवार टीले आगरा में, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, मार मृदा झांसी में। तो क्या हो जाएगा, 125 का जो बी दिया हुआ है, ये क्या है, एक बेमेल देखना, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्लास घास बुंदेलखंड में पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो गोरखपुर में होता है। सबसे कम कहाँ पर होता है, तो आप लोग ये कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर, तो गोरखपुर में। सबसे कम कहाँ पर होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। मार मृदा कहाँ पाई जाती है, तो झांसी में पाई जाती है। तो शंकवार टीले कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के बघेलखंड में क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ये तो आपका यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो किसको किया गया, तो तिमोर लेस्ते को। किसको, तो तिमोर लेस्ते को। क्या हो जाएगा, 126 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो द्वारका गुजरात में, मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर कहाँ पर रखा गया, तो द्वारका गुजरात में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पार्ट टैक्सी परियोजना शुरू की गई है, तो कहाँ पर की गई है, तो ये यूपी में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा, ये 128 का ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो मई 2023 में निम्नलिखित में किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बाल सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। कहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ पर हुआ, तो जयपुर में किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ढाका बांग्लादेश में हुआ। ढाका बांग्लादेश में हुआ है। तो बता दें कि जो हम लोग को यूपी पीसीएस और आरओ में जो करंट आएंगे वो जनवरी से लगभग आएंगे, जनवरी से संबंधित, जनवरी से लेकर के, और जो नवंबर दिसंबर में तो एग्जाम ही है, तो वही अक्टूबर तक आएंगे। तो हम लोग उस समय करंट कर लेंगे, ठीक है, करंट अफेयर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।